नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 271 पेरेंट्स की क्लास लग गई। शौर्य ने पहले दिन ही उसे मिली स्कूल की सबसे बदनाम क्लास में जाकर बच्चों को अच्छी तरह से पीट पाट कर रख दिया था और उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कह दिया था। क्लास के अंदर घायल बच्चों ने जल्दी से अपने फ़ोन निकाले और अपने अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगा दिए। फ़ोन लगाने के बाद शौर्य ने उन्हें जल्द से जल्द अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। ये सुनकर उन बच्चों ने बेंच को नीचे उतारने की कोशिश की तो शौर्य ने उन्हें रोक दिया। बेंच उतारने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जहां बैठे थे वहीं वापस जाकर बैठ जाओ। तभी उन बच्चों का जो लीडर था उसने दांत पीसते हुए कहा, तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, बस एक बार मेरे डैड यहाँ आ जाए तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। शौर्य ने उसकी बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने रजिस्टर निकाला और नाम लेना शुरू कर दिया, पर एक भी बच्चे ने शौर्य के रोल कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। शौर्य ने ये देखकर टेबल पर अपना हाथ पटका और बोला, अगर मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे एक और राउंड आपके पास आना पड़ेगा। ये सुनकर तुरंत सभी बच्चों ने अपने नाम लिए जाने पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लगभग सभी बच्चों ने रेस्पॉन्स दे दिया सिवाय दो लोगों के। एक का नाम था आर्य अग्रवाल और दूसरा था ऋतुराज मेहता। आर्य अग्रवाल कोई और नहीं वहीं सामने बैठा लड़का था और ऋतुराज मेहता स्कूल नहीं आता था। शौर्य ने रजिस्टर बंद कर दिया और अपने हाथ में पहना घड़ी की ओर देखकर आर्य को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर अग्रवाल, आपका बाप अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं वो मुझसे डरकर भाग तो नहीं गया? शौर्य के अपने बाप के लिए ऐसे शब्द सुनकर आर्य ने अपना फ़ोन निकाला और एक बार और फ़ोन लगाकर बोला, अगर आपको लगता है कि मैं आपका ही खून हूं तो जल्द से जल्द यहाँ स्कूल आ जाओ। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आए, अरे बट्टा ठंड रख, तेरा बाप हूँ, कोई सुपरमैन नहीं जो चड्डी पहनकर तेरे पास आ जाएगा। रास्ते में हूँ। तभी आर्य गुस्से से बोला, डैड आते समय कुछ बॉडीगार्ड्स भी लेकर आना, मुझे एक टीचर की अच्छे से मरम्मत करनी है। ये सुनकर वो आदमी बोला, अरे तू उसकी चिंता ना कर, हमारे साथ तेरे सारे फेवरेट लोग हैं, तू जैसा बोलेगा वैसे हम उस टीचर को तोड़ देंगे। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। आर्य शौर्य को घूर कर देखते हुए कहता है, तू अब देखता जा कि मेरे डैड तेरा क्या हश्र करेंगे। लेकिन उसकी इस बात पर शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोर्ड पर अपने विषय का नाम लिख दिया और पीछे मुड़कर सभी को देखते हुए बोला, जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं आते मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। और हाँ, ये कहानी तुम्हें सुननी होगी क्योंकि मैं इस कहानी से रिलेटेड सवाल तुम्हारे माँ बाप से पूछूंगा। ये सुनकर बच्चों के कान खड़े हो गए। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया था कि उनका ये नया टीचर उन्हें लात घुसों से पिट सकता है तो वो उनके पेरेंट्स को सवाल तो पूछ ही लेगा। सभी बच्चों ने सीधा बैठकर अपना पूरा ध्यान शौर्य की ओर किया। शौर्य ने बच्चों को कल की ही कहानी को थोड़ा बदलकर एक बाप बेटे के रिश्ते के आधार पर लुईस 16 और उसके बाप के रिश्ते को सेंटर पर रखकर बताना शुरू किया। कैसे लुईस के बाप ने अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी और मर गया। उसके बाद कैसे उसके बेटे ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर खुद को अय्याशी में झोंक दिया और उसका साम्राज्य तबाह हो गया। शौर्य की कहानी सुनकर सभी बच्चों वो कहानी उनकी और उनके माता पिता के रिश्ते की तरह लगने लगी। इन बच्चों ने भी तो वही किया था, अपने माँ बाप के पैसों से ही उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया और इस बात में उनके माँ बाप ने उनका साथ दिया। सभी बच्चों को ये बात बहुत बुरी लग रही थी, पर आर्य अभी भी अपने पिता की पावर और उसके रुतबे के घमंड में चूर होकर इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। शौर्य ने उसके बाद अपने पाठ को ख़त्म कर दिया और फिर क्लास से बाहर जाने लगा। तभी क्लास का दरवाज़ा जोरदार धक्के से खुल गया और आर्य का पिता अनंत अग्रवाल धड़धड़ाता हुआ अंदर आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन है वो टीचर जिसकी मौत आई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे? अनंत ने इतना ही कहा पर उसकी आवाज़ बंद हो गई क्योंकि उसके सामने शौर्य अपना हाथ बांधकर खड़ा था। अनंत ने जैसे ही शौर्य को देखा उसकी आवाज़ गले से निकलना बंद हो गई। उसने अपनी थूंद को निगला और फिर एकदम से हाथ जोड़कर बोला, सर आप यहाँ कैसे? शौर्य ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे उंगली से अपनी ओर बुलाया। अनंत किसी आज्ञाकारी कुत्ते की तरह शौर्य के सामने आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आर्य ये सब हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। तभी अनंत के पीछे से उसकी पत्नी यानी आर्य की माँ आगे आए और बोली, ओजी आप चुप क्यों हो गए? लगता है यही वो टीचर है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। हाथ पैर ढीले कर दो इसके। उस औरत ने ये बात लगभग चीखते हुए कही थी।
पर इसका अनंत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाकर चोरी से अपनी बीवी को चुप रहने का इशारा किया, मगर वो औरत चुप रहने के मूड में नहीं थी। उसने अपने हाथ की उंगली उठाई और शौर्य की तरफ की और गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तू जिंदगी भर मेरे परिवार के बारे में याद रखेगा। गार्ड्स, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे इतना मारो कि ये मेरे बेटे पैरों में गिरकर दया की भीख मांगे। पर तभी अनंत को अचानक एक भयानक बात याद आई और उसने तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। उसका थप्पड़ पड़ते ही उस औरत का मुंह बंद हो गई। अनंत गुस्से से चिल्लाया, चुप, बोला ना, बिल्कुल चुप। अब अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारे हाथ पैर पहले तोड़ दूंगा। पहले सर क्या कहना चाहते हैं ये सुनो। अनंत की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से शौर्य की ओर देखने लगी, पर तभी शौर्य ने उन्हें उस जगह जाकर बैठने के लिए कहा जहां उनका बेटा बैठता है। आर्य जिस जगह बैठता था वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि दोनों तरफ बेंच के ऊपर बेंच रखकर बच्चे बैठे हुए थे और बीच में एक बेंच रखकर आर्य बैठता था। अनंत पहले तो इस बात से बहुत डर गया, पर शौर्य के आगे उसने चू तक नहीं किया और जाकर चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ ही देर में बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी एक के बाद एक वहां पहुंच गए। शिवाय ऋतुराज मेहता के पेरेंट्स के सभी लोग वहां मौजूद थे। शौर्य ने भी उन सभी को उनके बच्चे जिस तरह क्लास में बैठते हैं उसी तरह से बिठाया। सभी पेरेंट्स ऊपर रखी बेंच के ऊपर जाकर बैठने से कतरा रहे थे, पर शौर्य ने उन्हें साफ कहा कि उनके बच्चे बैठते हैं तो उन्हें भी वहीं बैठना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझ आ गया था कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जब सभी पेरेंट्स बेंच पर बैठ गए तो शौर्य सबसे पहले आर्य के पास गया और उसके रंग बिरंगे बालों को पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले आया। फिर उसने सभी पेरेंट्स को देखकर बोला, तो यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आपके इन लालों ने ऐसा क्या किया है कि मैंने एक को इनसे धमकाकर यहाँ बुलाया है। ये सुनकर एक पेरेंट्स जोर से बोली, यू आर ए टीचर, आपको एक टीचर की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। आप इस वक्त किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे हैं। इस बात पर शौर्य हंस पड़ा और बोला, आप शायद मिहिर की माँ है। चलिए मैं आपको आपके बेटे से पहचान कराता हूँ। ऐसा कहते हुए शौर्य ने वहां बैठे मिहिर को उंगली के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मिहिर डरते डरते शौर्य के सामने आ गया। शौर्य के सामने खड़े होते ही शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मिहिर को देखा और बोला, हाँ तो मिस्टर मिहिर, आप अपनी गलती खुद बताएंगे कि मैं खुद आपकी भोली भली माँ को आपकी गलतियों को गिनाऊं। मिहिर ने ये सुना तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। इस बात पर शौर्य ने उसके जेब में हाथ डाला और उसकी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। फिर उसने उसकी माँ की तरफ फेंक और बोला, क्या ये आपका है मिहिर की माँ? ये सुनकर मिहिर की माँ ने अपना सिर झुका लिया। फिर शौर्य ने एक कसकर थप्पड़ मिहिर के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही मिहिर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मुंह से खून निकलने लगा। मिहिर अपना गाल पकड़कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। अब शौर्य ने सभी को देखकर पूछा, क्या मेरे शुरू होने से पहले किसी पेरेंट को कुछ बोलना है? इस सवाल पर किसी भी पेरेंट की आवाज़ नहीं निकली। शौर्य ने ये देखा और फिर बोलना शुरू किया, आपके बच्चे स्टूडेंट्स कम और गुंडे ज़्यादा लग रहे हैं। इन्होंने स्कूल के अंदर अपनी अलग ही गैंग बनाकर रखी है और उन सभी का बॉस है आर्य अग्रवाल। फिर शौर्य ने आर्य के पिता को अपने पास बुलाया और बगल में खड़ा किया और सभी को देखते हुए बोला, देवियों और सज्जनों, ये है मिस्टर आर्य अग्रवाल के पिता अनंत अग्रवाल। इनका कहना यह है कि उनका बेटा इस दुनिया का इकलौता बैलगाम घोड़ा है। शौर्य ने हंसकर देखते हुए उसकी माँ को देखा। फिर उसने अंत से कहा, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। शौर्य का ऑर्डर मिलते ही अनंत झट से अपने घुटनों पर शौर्य के सामने बैठ गया। शौर्य ने उसके बाद एक तिरछी मुस्कान के साथ अनंत के सिर पर अपना पैर रखा, बिल्कुल बाहुबली के सीन की तरह, और आर्य को देखकर बोला, तेरे बाप की औकात मेरे सामने बस इतनी सी है। क्या अब भी तुझे लगता है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? आर्य, जिसने अपनी आंखों से अपने बाप को शौर्य के सामने झुकते हुए देखा और उस पर शौर्य ने उसके बाप के सिर के ऊपर पैर रख दिया, ये घिर अपमान आर्य को सहन नहीं हुआ। उसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बाप शौर्य के सामने किसी कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठा हुआ है। वहां मौजूद हर कोई अनंत अग्रवाल को अच्छे से जानता था। उसके जितना बुरा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके हर तरह के धंधे थे और वो अपनी गुंडागर्दी से लोगों को डरा धमकाकर अपना काम करता था। लेकिन आज वो शौर्य के सामने किसी कुत्ते की तरह सिर झुकाए बैठा था। उन लोगों को ये समझने में देर बिल्कुल भी नहीं लगी कि अगर अनंत का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। शौर्य ने धीरे से अपने पैर को नीचे रखा और झुककर अनंत के पैरों को छुआ और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए उसने सभी बच्चों को देखकर बोला, मैं यहाँ तुम्हारा गुरु हूँ और मेरे आगे तुम चाहे कितने भी बलवान धनवान हो पर मेरे जितने विद्यावान नहीं हो सकते। आज अनंत का भी यही हाल है। मुझे आज के बाद इस क्लास के बच्चे की एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम पेरेंट्स को इसका जिम्मेदार मानूंगा और आगे क्या होगा ये अनंत तुम्हें अच्छे से समझा देगा। शौर्य ने एक शांत आवाज में उनसे ये कहा। फिर उसने आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए पेरेंट्स को देखकर आगे कहा, आज के बाद आपके बच्चे समय पर स्कूल आएंगे और समय पर स्कूल से बाहर जाएंगे। उनके यूनिफॉर्म, उनके बाल, उनके शरीर पर पहने हुए ये रंग बिरंगे गहने सब कुछ गायब हो जाने चाहिए।
और एक बात याद रखिए कि आपके बच्चों के पास आप मोबाइल नहीं देंगे। अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल दिखा तो मैं मोबाइल नहीं तोड़ूंगा पर कुछ और ज़रूर तोड़ दूंगा। मुझे टीचर बने कुछ घंटे ही हुए हैं और मुझे टीचर बनने के लिए बहुत कुछ करना है, पर सबसे पहले ये क्लास को सुधारना है। अगर आप सभी को मेरी बात ठीक से समझ आई हो तो आप लोग यहाँ से पहली फुर्सत में निकल सकते हैं। शौर्य का आदेश मिलते ही सारे पेरेंट्स अच्छे बच्चे की तरह वहाँ से चुपचाप निकल गए। पेरेंट्स के जाने के बाद शौर्य ने सभी स्टूडेंट्स को देखा और थोड़ी सख्त आवाज़ बोला, मुझे अगले आधे घंटे में ये क्लासरूम एक क्लासरूम की तरह दिखनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य क्लास से बाहर गया। उसके बाहर जाते ही बच्चों ने तुरंत सबसे पहले बाहर जाकर हाउसकीपिंग स्टाफ से झाड़ू पोछा लाया और उसके बाद सारे बेंच और क्लास की दीवारों को साफ किया। फिर उन्होंने एक एक करके पूरी क्लासरूम को चमका दिया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे बेंच ठीक से लगाए और टेबल पर डस्टर मारकर साथ ही बोर्ड के ऊपर उन्होंने जो कुछ भी लिखकर गंदगी फैला दी थी उसे तुरंत मिटा दिया। 29वें मिनट पर पूरी क्लास साफ हो चुकी थी। इधर इस क्लास में हुए हंगामे से अभी भी प्रिंसिपल मैडम अनजान थी, क्योंकि वो आज एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने क्लर्क से पूछा, 9th बी के क्लास टीचर क्लास पर गए क्या? उस पर क्लर्क ने वो रजिस्टर निकाला और देखकर बोली, हाँ मैडम, 9th बी परचम शौर्य सर को भेज दिया है। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखें फट जाती और वो चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गुडनेस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें बताया था कि 9th बी पर उस एक्सपीरियंस टीचर को भेजना था, ना कि शौर्य को। चलो मेरे साथ जल्दी, और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे फिजिकल टीचर को भी साथ लो। पता नहीं आज वहाँ क्या हुआ होगा। ये सुनकर वो क्लर्क भी हड़बड़ाकर दौड़ते हुए बाहर गई और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर 9th क्लास की ओर प्रिंसिपल के पीछे जाने लगी। तभी पीछे आ रहा गार्ड चिल्लाते हुए बोला, अरे मैडम ज़रा रुकिए, अभी अभी अनंत अग्रवाल और बाकी पेरेंट्स स्कूल में आकर चले गए हैं। अब ये सुनकर प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और लगभग दौड़ते हुए उस क्लास के पास पहुंच गई। उन्होंने जल्दबाजी में दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई, पर उनके दिमाग ने जिस नज़ारे को इमेजिन किया था बिल्कुल उसके उल्टे हालात क्लासरूम के अंदर थे। सभी लड़के क्लास में बैठकर ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। उन सभी कायम चेहरे पर पिटाई के घाव साफ दिख रहे थे, पर उनके यूनिफॉर्म और पूरा क्लासरूम एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। इसे देखकर प्रिंसिपल मैडम को जोर का झटका लगा, लेकिन आगे जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था। आर्य सबसे पहले खड़ा हुआ और उसके पीछे सभी लड़के खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ एक सुर में प्रिंसिपल मैडम को गुड आफ्टरनून कहकर विश किया। जो इस क्लास के बारे में कभी नहीं हुआ वो आज हो चुका था। वहीं शौर्य इस वक्त अपनी अगली क्लास लेने के लिए 9th क्लास के दूसरी डिवीजन के सामने खड़ा हो गया था। क्या शौर्य ने सच में इस क्लास को अपने तरीके से सुधार दिया था, या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट अभी दिखने बाकी थे? क्या इसके बाद कोई और समस्या शौर्य के सामने नहीं आएगी? 272 ऋतुराज मेहता कहा है, शौर्य ने स्कूल पर पेरेंट्स को बुलाकर उनके नेता यानी उनमें से सबसे ताकतवर अनंत को अपने घुटनों पर बिठाकर शौर्य आर्य अग्रवाल के अंदर का घमंड एक झटके से तोड़कर रख देता है और उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर शहर के ऊपर एक सवा शेर बैठा होता है। अनंत को शौर्य के सामने झुकता देखकर बाकी पेरेंट्स का भी घमंड वहीं चकनाचूर हो जाता है। वहीं जब प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है कि शौर्य इस सबसे शरारती क्लास का क्लास टीचर बना है, वो दौड़कर वहां जाती है, पर सामने का नज़ारा देखकर और बच्चों का बदला स्वभाव देखकर वो खुद हैरान हो जाती है। उसके बाद पूरे स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि 9th बी की क्लास एकदम से सुधर गई हैं। इस पर कई टीचर्स यकीन नहीं करते, पर इसे कन्फर्म करने के लिए वो सभी एक एक करके छुपकर उस क्लास को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। लंच ब्रेक तक शौर्य ने किया हुआ ये चमत्कार पूरे स्कूल के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है। स्टाफ रूम के अंदर जब शौर्य अंदर आ जाता है तो सभी उसका अभिनंदन करते हैं। अद्विका भी उसे आंखों ही आंखों में बधाई देती है। उसके बाद अद्विका ने अपना लंच बॉक्स निकाला और उसके अंदर से शौर्य का टिफ़िन उसने शौर्य की ओर बढ़ा दिया, पर तभी एक हाथ बीच में आ जाता है और उस टिफ़िन को अद्विका की हाथ से लेता है। ये हाथ पृथ्वी का था, वही फिजिकल एजुकेशन का टीचर। उसने टिफ़िन हाथ में लिया और उसे खोलते हुए बोला, मिस अद्विका, आज मैं आपके हाथ का स्वाद चखना चाहूँगा। बुरा मत मानना पर मैं ऐसा हूँ। उसके ऐसा कहते ही सभी टीचर्स हंसने लगे। उन्हें अच्छे से ये मालूम था कि पृथ्वी जिस टीचर को पसंद करता है वो उसके टिफ़िन से ही शुरुआत करता है, पर इस बार उसका पाला शौर्य से पड़ा था। शौर्य ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से टिफ़िन ले लिया और गुस्से से बोला, बड़े ही बेशर्म दिखते हो आप, ये मेरा टिफ़िन है जो अद्विका मैडम के लंच बॉक्स में रखा था। अगर आपको खाना है तो अद्विका मैडम का खाओ, पर मुझे भूखा रहने की कोई आदत नहीं है। शौर्य की इस हरकत पर पृथ्वी को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ। वहीं बाकी टीचर्स फिर एक बार मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी अद्विका ने पृथ्वी को देखते हुए कहा, पृथ्वी सर सॉरी, पर मैं अपना खाना किसी और को देना पसंद नहीं करती। मेरे पति को ये अच्छा नहीं लगता। अद्विका ने पृथ्वी को फिर एक बार याद दिलाया कि उसका पति है और वो बेकार में उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करे, पर पृथ्वी को इस बात से थोड़े ही फर्क पड़ने वाला था।
उसने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस अद्विका, आप अपना टिफ़िन खाए, मेरे लिए मेरा टिफ़िन भी तो है, जिसे मेरे माँ ने बनाकर दिया है। माँ के हाथ का खाना कुछ और ही होता है। ऐसा कहकर पृथ्वी ने अपना टिफ़िन खोला और उसे खाने लगा। इस वक्त तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि शौर्य के हाथ में बहुत देर से खुजली हो रही थी। शौर्य का मन कर रहा था कि वो एक झटके से पृथ्वी के सिर को फोड़ दे, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। शौर्य की बेचैनी अद्विका के तेज आंखों से नहीं छुपी और वो मुस्कुराने लगी। तभी राजेंद्र सर ने शौर्य को देखते हुए कहा, शौर्य सर, आपने क्लास 9th को ठीक करके एकदम सही काम किया है, पर आपकी पूरी क्लास 9th एक तरफ है, पर आपका एक स्टूडेंट ऋतुराज मेहता एक तरफ है। ऋतुराज का प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, पर जब भी स्कूल की तरफ से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उसका पिता ठीक से जवाब नहीं देता और फ़ोन काट देता है। राजेंद्र की बात सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया, पर उसने आज के दिन जो हुआ है उस पर ही रुकना सही समझा और ऋतुराज के बारे में वो कल बात करेगा, ये सोचकर शौर्य ने राजेंद्र की बात को सिर्फ सिर हाँ में हिलाकर सहमति जताई। धीरे धीरे पूरे स्टाफ का लंच खत्म हो गया। सभी लोग अपने अपने क्लास के लिए निकल गए। तभी अद्विका अचानक शौर्य के पीछे आए और बिना किसी को कुछ समझ आए उसने तेजी से शौर्य के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। शौर्य अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं कुछ देर के लिए खड़ा रह गया। उसके बाद वो भी अपनी बाकी की क्लास लेने के लिए निकल गया। शौर्य ने स्कूल में आते ही पहले ही दिन बाकी क्लास के बच्चों को भी अपने पढ़ाने के अंदाज से उन्हें अपना दीवाना बना दिया था। शौर्य उन सभी को अलग अलग कहानियां बताता था और उन्हीं से वो पाठ को उनके सामने खोलकर रख देता था। शौर्य की स्कूल के अंदर पहले ही दिन एक अलग ही लेवल की फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी। खासकर 9वीं और 10वीं कक्षा की लड़कियां तो उसे पागलों की तरह पसंद करने लगी थी। पर शौर्य का पढ़ाते वक्त का अंदाज और उसका बाहर आम लोगों के बीच का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। अगले कुछ दिन शौर्य के लिए शांति से बीत रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी 9th B की क्लास को भी अपना जलवा दिखाकर उनके मन में अपने लिए डर की बजाय रिस्पेक्ट को जन्म दिया था। शौर्य एक दिन अपने क्लास में बैठा था तो उस दिन एक स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछा, सर आप ऋतुराज को कब वापस लाने हो, उसके बिना ये क्लास एकदम अधूरी लगती है। ये सुनकर शौर्य को ऋतुराज का ख्याल आया और वो बोला, टेंशन मत लो, मैं कल उसे इस क्लास के अंदर लेकर आऊँगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजा दी। शौर्य ने भी उस दिन अपनी गाड़ी अद्विका के पास दे दी और वो सीधा ऋतुराज के घर निकल गया। ऋतुराज का घर शौर्य के लिए ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में शौर्य एक आलीशान बंगले के बाहर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने उस बंगले को ध्यान से देखा। ये बंगला कम महल ज़्यादा लग रहा था। उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहकर उसके आने की खबर घर के अंदर देने के लिए कहा। उस गार्ड ने भी तुरंत अंदर खबर भिजवा दी। कुछ ही देर में एक मध्यम आयु की औरत बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी घोर चिंता में डूबी हो। उसका चेहरा ये साफ बता रहा था कि वो थोड़ी देर पहले ही रोई हो। शौर्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपने यहाँ आने का कारण बताया। जब उस औरत को पता चला कि शौर्य ऋतुराज का टीचर है तो उसने ऋतुराज के बारे में जो बातें थी उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। ये देखकर शौर्य ने उनके ऊपर किसी पुलिस वाले की तरह घुमा फिराकर सवाल बरसाए। पहले तो उन्होंने बताया कि ऋतुराज उसके मामा के घर गया है। उसके बाद उसने बताया कि ऋतुराज उसके चाचा के घर गया है। फिर उन्होंने बताया कि ऋतुराज घर पर आराम कर रहा है। उस औरत से बार बार अलग अलग जवाब मिलने पर शौर्य को उन पर शक हुआ और उसने थोड़ा सख्त होकर पूछा, क्या आप मुझे सच बताएंगी कि असल में ऋतुराज कहाँ है और किस हाल में है। ये सुनकर और शौर्य की तेज आवाज़ से उस औरत ने पहले इधर उधर देखा, फिर अपने साड़ी के पल्लू से मुंह को ढकते हुए रोते हुए उसने बताना शुरू किया, सर प्लीज़ आप ये बात किसी को भी मत बताना, पर ऋतुराज इस वक्त भारत में नहीं है। उसे बाहर भेज दिया है उसके पिता ने। उन्होंने मुझे भी इसका कारण नहीं बताया, पर वो उसके जाने के बाद से ही मुझसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं। मैं हर रोज अपने बेटे के चिंता में घुट-घुट कर जी रही हूँ। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि मामला काफ़ी सीरियस है। उसने उन्हें शांत किया और वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। शौर्य उसके बाद स्कूल वापस जाने की बजाय सीधा घर पहुँच गया। उसने घर पर आकर अद्विका को ऋतुराज के बारे में सब कुछ बता दिया। जिस पर अद्विका ने शौर्य से कहा, आप ऐसा कीजिए, सीधा जाकर ऋतुराज के पिता से ही बात कीजिए। ये सुनकर शौर्य ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर विकास मेहता यानी ऋतुराज के पिता को सीधा कॉल कर दिया। विकास ने पहली बार में फ़ोन नहीं उठाया, पर दूसरी बार में फ़ोन उठाकर गुस्से से बोला, हेलो। हाँ कौन? जी मैं शौर्य बात कर रहा हूँ, आपके बेटे ऋतुराज का क्लास टीचर। मैं ऋतुराज के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर विकास ने चिढ़कर कहा, उसमें बात करने जैसी क्या चीज़ है, मैंने पूरे साल की फ़ीस भर दी है, तो आप इस बात की चिंता ना करें। और रही बात उसके स्कूल आने की, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे जब उसका मन करेगा तब भेज दूंगा। फिलहाल तो तुम बाकी बच्चों पर ध्यान दो।
विकास से ऐसा जवाब सुनकर शौर्य ने भी चिढ़कर कहा, थोड़ा तमीज से मिस्टर विकास, अपने बेटे को अपने विदेश भेजा है ये बात तो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो आपने अपने बेटे को बीच एकेडमिक्स में ही विदेश भेज दिया। ये सुनकर विकास थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने शहर के नाइट क्लब का एड्रेस बताया और शौर्य उस जगह के लिए निकल गया। जब शौर्य उस नाइट क्लब में पहुंचा तो उसने एक मध्यम आयु के आदमी को देखा जो वहां बैठकर आते जाते लोगों को एक लड़के की तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था कि उन्होंने इसे देखा है क्या। तभी शौर्य उसके सामने गया और उनके मोबाइल की ओर देखा। उस मोबाइल पर किसी और की तस्वीर नहीं बल्कि प्रकाश की तस्वीर थी। ये वही प्रकाश जिसे शौर्य ने उसके गैंग के साथ मार डाला था। शौर्य ने विकास को रोकते हुए पूछा, क्या आप ही विकास मेहता है? इस सवाल पर विकास ने शौर्य को ध्यान से देखा और बोले, क्या आप ही मेरे बेटे के क्लास टीचर है? ये सुनकर शौर्य ने एक मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर शौर्य ने एक बार फिर प्रकाश की तस्वीर को देखा और बोला, मिस्टर विकास, क्या आप इस तस्वीर वाले लड़के को जानते हैं? शौर्य के सवाल पर विकास थोड़ा खामोश हुआ और बोला, नहीं, मैं इसे नहीं जानता और ना ही मैं इसे जानना चाहता हूँ। मैं तो बस इसे ढूंढकर अपनी इन्हीं हाथों से उसका गला घोंटकर मारना चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने विकास को एक टेबल पर ले जाकर बिठाया और उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस लड़के को क्यों मारना चाहते हो? शौर्य के इस सवाल का जवाब देते हुए विकास ने टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाया और उसे पी लिया। फिर थोड़ा भावुक होकर बोलने लगा, सर मैं आपको क्या बताऊं, इसी हरामजादे ने मेरे बेटे ऋतुराज की जिंदगी तबाह कर दी है। इसी सुअर की औलाद ने मेरे बच्चे को उस जहर की लत लगाई है। इसी हरामजादे ने मेरे बेटे को ड्रग्स की लत लगाई और जब मैं उससे उसका जवाब मांगना चाहता हूं तो वो गायब है। जब शौर्य ने पूरी बात समझी तो उसने बेबसी भरी मुस्कान दी और फिर बोला, मिस्टर विकास, आपको ये लड़का तो मिलने से रहा क्योंकि मैं उसी कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूं जहां ये लड़का अपनी गैंग्स चला रहा था, और जहां तक मुझे याद है उसे शहर में आए हुए उस शूरभैरों ने खत्म कर दिया है। ये सुनकर मानो उसके कलेजे को ठंडक पहुंची हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो उसे उसके कर्मों के फल आखिर मिल ही गई। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भला हो उस शूरभैरों का जिसने ऐसे दानवों को समाज से खत्म कर दिया। इस बात पर शौर्य ने मन ही मन विकास का धन्यवाद दिया। तभी शौर्य को याद आया कि उसे अभी तक ऋतुराज कहाँ है ये तो पता ही नहीं। विकास सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त ऋतुराज कहाँ है और किस हाल में है? शौर्य ने जब ये सवाल पूछा विकास तिलमिला उठा और बोला, वैसे तो मैं ये बात बाहर किसी को नहीं बताना चाहता था, पर तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर देकर मेरी रातों का चैन वापस दिया है। दरअसल इस वक्त ऋतुराज उज्जैन में स्थित एक आश्रम में है। कहते हैं कि ये मेरे बेटे के नसीब में था कि उसे महाकाल ने बुलाया था, इसीलिए वह इस वक्त उज्जैन में महाकाल की शरण में इस नशे से दूर होने की और खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा कि आज भी उसके आराध्य की महिमा पूरे देश में विख्यात है। उसे भी लगा कि इस बार उज्जैन जाना तो बनता है, क्योंकि महाकाल ने स्वयं अपने इस वारिस को अपने शिष्य को ले जाने के लिए बुलाया है। शौर्य ने विकास की ओर देखा और बोला, असल में सर, मैंने मेरे बाकी स्टूडेंट्स को ये वचन दिया है कि मैं उनके साथी ऋतुराज को कल उनके पास लेकर ही आऊँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल तक आपका बेटा ठीक भी हो जाएगा और मैं कल सुबह उसे लेकर आपके घर पर पहुँच जाऊँगा। आप बस उस आश्रम में संपर्क करके उन्हें सूचित कर देना कि ऋतुराज के गुरु उसे लेने के लिए आ रहे हैं। इतना कहकर शौर्य उस नाइट क्लब से बाहर आ गया और आसमान में गायब हो गया। अगले ही पल वह घर पर अद्विका के सामने खड़ा था। शौर्य ने फिर शॉर्ट में समझा दिया कि वो और अद्विका ऋतुराज को लेने के लिए जा रहे हैं। अद्विका भी उज्जैन जाने की खुशी से तैयार होकर शौर्य के साथ रात के काले आसमान में निकल गई। आज पूरा मंदिर अमावस की वजह से खचाखच भरा हुआ था। सभी दूर दूर से भाविक लोग यहां आकर आज उन पर पानी, दूध, रस और जो मन में आए वो सब चढ़ा रहे थे। उसमें सबसे अनोखा चढ़ावा उनके स्नान के बाद चढ़ता था, वो थी शमशान की ताज़ा राख। वहीं आज महाकाल की खास वाद्य यंत्रों के साथ आरती शुरू हो जाती है। आरती में बजने वाले वाद्यों की गूंज शौर्य और अद्विका आसमान से स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। शौर्य और अद्विका महाकाल के दर्शन लेने के लिए उतर गए। जब दोनों ने दर्शन लिए तो उसके बाद उन्होंने अपना रुख उस तरफ किया जिस तरफ वो आश्रम था। कुछ ही देर में दोनों उस आश्रम के सामने पहुंच गए जिसके अंदर ऋतुराज को रखा गया था। शौर्य ने काउंटर पर खड़े होकर अपनी जानकारी साझा की तो वहां के उस स्टाफ ने शौर्य और अद्विका को सुबह तक रुकने के लिए कहा क्योंकि इस वक्त ऋतुराज सो चुका था। ये सुनकर अद्विका और शौर्य वापस बाहर निकल गए और उज्जैन शहर का आनंद लेने के लिए। क्या उज्जैन शहर में शौर्य को किसी मकसद से आना पड़ा है? क्या शौर्य ऋतुराज को मिलकर उसे अपने साथ ले जा सकता है? क्या सच में ऋतुराज ठीक भी हो चुका है? 273 उज्जैन की क्राइम की दुनिया। शौर्य और अद्विका आश्रम से उज्जैन शहर में घूमने के लिए निकल गए। उनकी मुलाकात अब ऋतुराज से दूसरे दिन सुबह भोर के समय होनी थी। शौर्य किसी भी हाल में ऋतुराज को अपने साथ लेकर जाने वाला था। जब वो दोनों उज्जैन की चकाचौंध देखने बाहर आए तो उन्होंने हर तरफ एक अजीब सा माहौल देखा।
उज्जैन के सभी मार्केट में एक ऐसी शांति थी जो बेहद डरावनी लग रही थी। शौर्य और अद्विका चलते चलते एक ठेले वाले के पास पहुंच गए जो गोलगप्पे बेच रहा था। गोलगप्पों को देखकर अद्विका के मुंह में पानी आ गया और वो तुरंत वहां चली गई। ठेले पर ठेले वाला उसकी पत्नी के साथ काम कर रहा था। जब उसकी पत्नी ने अद्विका को देखा तो उसने आगे आकर अद्विका को अंदर की ओर बिठा दिया और उसे समझाते हुए बोली, अरे बिटिया, इस शहर में ऐसे मुंह खुला छोड़कर मत घूमा करो। यहाँ के गुंडे बदमाश बड़े ही खतरनाक होवे हैं। कब उनकी नज़र तुम पर पड़ जाए एका कोई भरोसा ना है। ये सुनकर अद्विका अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगी। तो उस औरत ने उसे फिर से समझाया, बिटिया तुम यहाँ नहीं आए हो लगता है। ये उज्जैन है, यहाँ जितने शक्तिशाली महाकाल है उतने ही शक्तिशाली यहाँ पर गुंडे बदमाश भी है। इस शहर में आए दिन मारकाट और हत्याएं होती है, और लड़कियों का तो इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। ये सुनकर अद्विका के भाव गंभीर हो गए और उसने एक नज़र बाहर की तरफ खड़े शौर्य पर डाली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शौर्य यहाँ भी तबाही मचाने ना चला जाए। और उसका डर सही साबित भी हुआ, क्योंकि शौर्य की वो कातिल वाली शैतानी हंसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अद्विका ने एक गहरी सांस ली और बोली, आंटी आप उसकी चिंता ना करें, मैंने सुना है आज इस शहर में शूर भैरव आए हैं। ये सुनकर उस औरत को कुछ समझ नहीं आया तो अद्विका ने उसे आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से पूरे मुंबई के आसपास के शहर उसके नाम से डर रहे हैं। उसने उन शहरों में चल रही गैंग्स को ऐसे साफ कर दिया है कि आज के बाद वहां कोई बदमाश जन्म लेने की हिम्मत ना करेगा। तभी वह औरत अपना पल्लू संभालते हुए बोली, लगता है महाकाल ने उन्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। तभी अद्विका के सामने गोलगप्पे की एक प्लेट उस औरत के पति ने लाकर रख दी और दूसरी प्लेट को बाहर खड़े शौर्य के हाथ में दे दी। शौर्य ने भी खाते खाते उस आदमी से पूछा, वैसे चाचा यहाँ इतना क्राइम क्यों है? इस पर उस ठेले वाले ने पहले इधर उधर देखा और बोला, साहब यहाँ पहले बहुत ज़्यादा शांति रहती थी, पर जब से वो लोग यहाँ आए हैं तभी से ये सब शुरू हुआ है। उन लोगों ने यहाँ के मासूम बच्चों को खूनी खेल सिखा दिया है, जिससे आए दिन यहाँ मारकाट, हत्याएं और वासना में बहकर बहन बेटियों की आबरू को नीलाम किया जा रहा है। साहब ये शहर सच में दूषित हो चुका है। उस आदमी की बात सुनकर शौर्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन है ये लोग जिनकी वजह से ये सब हो रहा है? इस बात पर उस आदमी ने फिर एक बार अपनी अगल बगल देखा और फिर शौर्य के कानों के पास आकर बोला, साहब ये दो गुट के लोग हैं, एक है अनूप पांडे और दूसरा है रफीक लाला। उन दोनों की यहाँ हुकूमत चलती है। इन दोनों ने बाहर से तो आम लोगों को ये दिखाया है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है, पर अंदर से ये दोनों सब कुछ मिलकर कर रहे हैं। इनकी उज्जैन में पकड़ बहुत मजबूत है। इस बात पर शौर्य को हंसी आई और उसने उस आदमी से पूछा, क्या वो यूपी के मिश्रा परिवार से भी ज़्यादा मजबूत है? ये सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और बोला, साहब वो तो बाहुबली था, उनके सामने इनकी क्या औकात, पर उनके गुर्गों के आगे मिश्रा परिवार भी आज की तारीख में पानी भर रहा होता। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और फिर उसने उस आदमी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब महाकाल से कह देना कि उनका ये काम भैरव संभालेंगे। उनका आगमन उज्जैन की धरती पर हो चुका है। ऐसा कहते हुए शौर्य ने 100 रुपये की नोट निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दी और अद्विका के साथ वहां से निकल गया। सिस्टम जिसने ये सुना था कि शौर्य ने क्या कहा है, उसने तुरंत शौर्य को रोकते हुए कहा, होस्ट चाहे जो हो जाए, आप उन्हें एक मौका पहले देंगे और अगर उन्होंने नहीं माना तो ही आप उन्हें खत्म करने के बारे में सोचेंगे। बरामदे को हल्के में मत लो, अगर उन्होंने कहा है कि तुम एक एक करके मरोगे तो एक एक करके ही मारना। ये सुनकर शौर्य थोड़ा रूठते हुए बोला, सिस्टम तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई पागल हूं जिसे सिर्फ खून बहाना अच्छा लगता हो। अरे भाई, मुझे भी उनकी चीखें सुनकर बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं, पर कब उनके बुरे कर्म मुझे याद आते हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी सिस्टम बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम ही देश के सबसे बड़े अहिंसावादी हो। बहाना बनाना बंद करो और उन लोगों को पहले सूचित करो कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सब रोक दिया जाए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और अद्विका की तरफ देखकर बोला, अद्विका तुम्हें क्या लगता है इस शहर के हालात के बारे में? क्या ये कोई योजना है जिसके तहत मुझे यहाँ बुलाया गया हो? ये सुनकर अद्विका हंसते हुए बोली, ये बात तो तुम्हें और महाकाल को ही मालूम होगी, भला मैं इस पर क्या बोल सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और चलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी एक अघोरी अचानक अंधेरे से उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, महाकाल कभी किसी को यहाँ बेवजह नहीं बुलाते। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो ये जान लो कि वो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है और उस चीज़ को रोकना तुम्हारा धर्म है। भूलो मत, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा कहकर वो अघोरी तुरंत पीछे मुड़ा और गायब हो गया। शौर्य अपनी जगह पर खड़े होकर बस उस अघोरी के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराने लगा था। तभी 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुक गई और एक गुंडा जिसके हाथ में शराब की बोतल थी उसने अद्विका की तरफ इशारा किया और बोला, जाओ रे, उठा लो उस छमिया को और अंदर गाड़ी में डाल दो। आज मेरा दिल इस पर आ चुका है। उसका आदेश मिलते ही 4 हटे कट्टे लड़के गाड़ी से उतरे और अद्विका की तरफ बढ़ने लगे।
शौर्य जो अभी भी उस अघोरी की बातों के बारे में सोच रहा था, अचानक उसकी आभा बदल गई और उसने अगले ही पल चंद्रहास को प्रकट किया और आगे आने वाले लड़कों की तरफ करते हुए बोला, जहां हो वहीं से वापस चले जाओ और आज के बाद ये सब करना बंद कर दो। पहले तो उस तलवार को देखकर वो लोग डर गए, पर अगले ही पल एक लड़के ने अपनी कमर से देसी कट्टा निकाला और शौर्य के ऊपर तानते हुए बोला, अबे ओ बेटा, ये देख रहे हो ना, तुम्हारी तलवार घूमने से पहले हम तुम्हारे सीने में 10 की 10 उतार देंगे। पर तभी शौर्य का हाथ थोड़ा हिला और उस लड़के का पूरा शरीर 2 हिस्सों में काट गया। अगले ही पल शौर्य ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और उस आदमी को हवा से अपनी तरफ खींच लिया और अपने उस हाथ से उसे जकड़ लिया। शौर्य ने उस आदमी के आंखों में देखकर कहा, तुम्हें बहुत शौक है राह चलती लड़कियों को उठाने का, चलो आज मैं तुम्हें भी वही स्वाद चखाता हूँ। शौर्य ने इतना कहा और उस आदमी को अद्विका की ओर फेंक दिया। अद्विका, जो पहले ही अपने बारे में उस आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसने उस आदमी को अपने हाथों से पकड़ा और बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये देखकर उन गाड़ियों के ड्राइवर ने गाड़ियों को जल्दबाजी में शुरू किया और वहां से भागकर जाने लगे। शौर्य और अद्विका ने एक दूसरे को देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ दोनों गायब हो गए। वो गाड़ियां शहर के रास्ते से दंदनाते हुए एक हवेली की तरफ जा रही थी। कुछ ही पल में वो गाड़ियां आकर उस हवेली के सामने रुकी और एक लड़का गाड़ी से कूदते हुए चिल्लाकर बोला, बड़े मालिक को बताओ कि आतिफ भाईजान को किसी ने मार दिया है। पर उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई जब उसने अपने पीछे पड़ रही गाड़ी की छांव पर एक और छांव देखी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य और अद्विका पालती मारकर गाड़ी के छत पर बैठे थे। अद्विका और शौर्य धीरे से खड़े हो गए, फिर दोनों धीरे से नीचे उतरे। शौर्य ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी आवाज़ में काफ़ी दम है बे साला, मेरे कान बजने लगे तेरी आवाज़ सुनकर। शौर्य ने इतना कहा ही था कि एक लाल रंग की तलवार उस आदमी के गले के आर पार हो गई। तभी शौर्य ने अद्विका से कहा, क्या तुम भी? अद्विका, अगर हम अब उन्हें एक एक करके तलवार से मारते बैठेंगे तो हम सुबह तक स्कूल वापस नहीं जा पाएंगे। अरे ये जमाना बंदूक का है तो बंदूक निकालो और ठोक 2 सालों को। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी पसंदीदा पिस्तौल उसके हाथ में आ गई। अगले ही पल धाए धाए की आवाज़ उस हवेली के आंगन में गूंजने लगी। अद्विका ने भी अपनी पसंदीदा मशीन गन अपने अंगूठी से निकाली और उसे लोड करते हुए उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में हवेली के बाहर खड़े सभी लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे। बाहर चल रही गोलियों की आवाज़ सुनकर तुरंत कुछ लोग बाहर बंदूकें लेकर आ गए, पर उनके बाहर कदम रखते ही उनके सिरों को किसी निशानेबाजी के मटके की तरह उड़ाया गया। अपने लोगों को इस तरह मरते देखकर रफ़ीक लाला दहाड़ते हुए बोला, कौन हो तुम जो इस तरह मेरे हवेली में आकर मेरे ही आदमियों को मार रहे हो, सामने आओ। तभी सीटी बजाते हुए शौर्य अंदर आया और उसके पीछे खून से सनी अद्विका भी अंदर आए। उनके अंदर आते ही रफ़ीक डर से कांपने लगा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था जहां एक लड़का और एक लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ खत्म कर देंगे। तभी अद्विका जो पीछे खड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव, अब क्या इस बुढ़े से बात करनी होगी? इस पर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हमें हमारे नियम नहीं भूलने हैं, हम पहले बात से इसे समझाते हैं, अगर ये मान गया तो ठीक, नहीं तो इसे भी वहीं पहुंचा देंगे। फिर शौर्य ने लाला को देखा और बोला, देख चाचा, मेरी तेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि तूने जो शहर के अंदर रायता फैलाया है उसे समेट ले और ये गैंगवॉर की जो तुमने शुरुआत की है उसे रोक दो, ताकि ज़्यादा खून खराबा ना हो और आम लोग अपना जीवन इस शहर में शांति से काटे। पर लाला को शौर्य की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरी ही हवेली में आकर मुझे, इस रफ़ीक लाला को धमकी दे रहा है? बच्चे, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन जो तूने यहाँ कत्ले-आम मचाया है उसका हिसाब तो मैं तुम दोनों से लेकर रहूँगा। लड़कों, भून डालो इन दोनों को और जब ये मर जाए तो हमारे शेरू को खिला देना। इतना कहकर रफ़ीक ने अपने सिर पर पहनी टोपी को ठीक किया और सीढ़ियों से पलटकर ऊपर जाने लगा। तभी उसे खचाक की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। उसके घर के अंदर मौजूद सारे लोग घर के दीवारों के सहारे चुप गए, पर अद्विका के बंदूक से निकली गोलियां उन्हें दीवार के पार घुसकर मार रही थी। कुछ ही पल में हवेली के अंदर का नज़ारा बदल चुका था और रफ़ीक वहीं सीढ़ियों पर खड़े रहकर आसपास की तबाही को देख रहा था। तभी 2 छोटे बच्चे दौड़ते हुए उस हॉल के अंदर आए। इन बच्चों की उम्र लगभग 15-16 साल की होगी। उनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थीं। घर के इतने छोटे बच्चों के हाथ में भी हथियार देखकर शौर्य का माथा घूम गया और उसने गुस्से से 2 गोलियां चला दी। अगले ही पल उन दोनों बच्चों की लाशें वाहन जमीन पर गिर गई। शौर्य को इन्हें मारते वक्त कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने महसूस किया था कि इन बच्चों के भी हाथ खून से सने हुए थे। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ में अपनी समाधि अग्नि और नरक अग्नि को प्रकट किया। उसने इन दोनों अग्नियों को कभी एक साथ ट्राई नहीं किया था। एक अग्नि किसी को भस्म कर सकती थी तो दूसरी हर चीज़ को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। शौर्य ने उन दोनों को एकत्रित कर दिया और एक कमल के फूल की अग्नि लपट निर्माण हुई। शौर्य ने आखिरी बार रफ़ीक से कहा, तुम्हारा परिवार इतनी गहराई तक पाप में डूबा हुआ है कि तुम्हारे परिवार के पापों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता।
इसीलिए मैं आज तुम्हारे परिवार का ही इस दुनिया से वजूद मिटा दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने वो अग्नि कमल रफ़ीक की ओर उछाल दिया। कमल हवा से तैरता हुआ रफ़ीक के पास पहुंचा और अगले ही पल उसने रफ़ीक को अपनी आगोश में ले लिया। रफ़ीक के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाए और वो धूल में तब्दील हो गया। उसके तुरंत बाद कमल का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते उस कमल ने उस पूरी हवेली को घेर लिया। हवेली के अंदर मौजूद बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इसकी चपेट में आ गए और एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरी हवेली धूल में मिल गई। शौर्य की आंखों में से आंसू का एक कतरा छलक कर नीचे गिर गया। उसने गुस्से से कहा, इन लोगों की हैवानियत तो दानवों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इनके पाप इतने ज्यादा थे कि इन्हें सिस्टम ने भी काले निशान से दर्शाया था। क्या इंसान इतने नीचे गिर सकता है? जो 2 छोटे बच्चे मरे गए वो भी इनकी पापी परवरिश का शिकार हो गए थे। इन दोनों बच्चों के भी हाथ दूसरों के खून से सने हुए थे और उनकी आंखों में कोई डर या खौफ नहीं था। वो किसी दरिंदे की तरह सीधा गोलियों के बीच हमारे सामने आए थे। शौर्य ये सब खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी अद्विका ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोली, शौर्य आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पाप कभी उम्र देखकर नहीं होता, वो बस आदतों, बुरे संस्कारों से हो जाता है। तुम कली को खत्म करने की ताकत रखते हो और ऐसी छोटी मोटी बातों से अगर तुम्हारा दिल किसी को मारने से कतराने लगे तो तुम कली को कभी भी हरा नहीं पाओगे। अद्विका की बातों से शौर्य को थोड़ा हौसला मिला और उसने महाकाल के मंदिर के शिखर की तरफ देखकर कहा, पता नहीं महाकाल मुझसे ये क्यों करवाना चाहते हैं, पर अब जब मैंने इसकी शुरुआत की ही है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। अब चलो अनूप पांडे के घर की तरफ। इतना कहकर दोनों हवा में उड़ गए। क्या शौर्य ने जो आज किया इससे ब्रह्मदेव और भी नाराज हो जाएंगे? क्या यमराज फिर एक बार शौर्य के नाम की शिकायत लेकर ब्रह्मदेव के पास चले जाएंगे? क्या शौर्य अनूप पांडे के घर भी ऐसी ही तबाही मचा देगा? 274 ये शौर्य कभी शांति से कुछ करता भी है। रफ़ीक लाला की हवेली को शौर्य ने आज के हवाले कर दिया था। इस आग की लपट में पूरी की पूरी हवेली इस तरह उड़ गई जैसे कभी वहां कोई हवेली थी ही नहीं। इस धमाके से पूरा का पूरा उज्जैन हिल चुका था। अनूप पांडे ने भी इस बात को कन्फर्म करने के लिए अपने आदमियों को रफ़ीक की हवेली के तरफ भेज दिया था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें कुछ भी खास पता नहीं चला। पर इधर अनूप ने अपने घर की सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया था। उसने फ़ोन करके शहर में फैले अपने सभी आदमियों को जल्द से जल्द अपने घर बुला लिया था और अपने घर की टाइट घेराबंदी करवा ली। पर उसे क्या पता था कि आज जो शिकार पर निकला है उसे सभी को एक जगह पर लाकर मारने में बहुत मजा आता है। जब शौर्य हवा में उड़ रहे थे तभी सिस्टम ने शौर्य से कहा, होस्ट तुम्हें इस पार्टी को भी पहले मौका देना होगा और फिर अपना अगला कदम बढ़ाना है। ये सुनकर शौर्य को मुंह बन गया और वो नीचे उतर गया। नीचे उतरकर शौर्य और अद्विका रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। शौर्य ने अद्विका की तरफ देखा और बोला, पत्नी जी मैं चाहता हूं कि आज इस परिवार को आप खुद जाकर पहला मौका दे, अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक, वरना हम तो है ही स्वच्छ उज्जैन का नारा देने के लिए। अद्विका ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, पत्नी देव लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही अलसी हो रहे हैं। ठीक है, इस बार मैं जाकर उन्हें एक मौका देती हूं, पर उसके बदले आप मुझे दवाई बनाने की पूरी विधि सिखाएंगे और मुझे भी नर्क की अग्नि का बीज चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने भी तुरंत उसकी बात मान ली। अद्विका ने तुरंत अपने खून से सने कपड़ों को हाथ घुमाकर बदल दिया। फिर एक सुंदर सदी पहनकर वह किसी अप्सरा की तरह पांडे निवास के बाहर खड़ी हो गई। जब वहां सुरक्षा में तैनात लोगों ने अद्विका को इतनी रात को ऐसे सामने देखा तो उन्हें अजीब लगा, पर उसकी खूबसूरती देखकर उनकी नीयत फिसल गई और वो लोग ललचाए आंखों से अद्विका को देखने लगे। अद्विका ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो एक लड़के ने तुरंत अंदर जाकर ये खबर अनूप को दी और उसने खास बताया कि आई हुई लड़की बेहद खूबसूरत है। अनूप ने एक बार कंफर्म करने के लिए गेट के बाहर सीसीटीवी को चेक किया और उसकी आंखें भी चमक गई। उसने तुरंत आदेश देकर अद्विका को अंदर आने की परमिशन दे दी। अद्विका कुछ गुंडों के साथ उस घर के अंदर दाखिल हुई। रास्ते भर सारे गुंडे उसे ही घूर रहे थे। उनकी आंखें अद्विका के हर अंग को निहार रही थी और वो मन ही मन अद्विका को पाने के सपने देख रहे थे। अद्विका घर के अंदर आई तो देखा कि बाहर बने हुए हॉल में अनूप और उसके परिवार के सभी जेंट्स मौजूद थे। अद्विका ने उन सभी के सामने एकदम निडर होते हुए सोफे की तरफ इशारा किया तो उन्होंने उसे बैठने की परमिशन दे दी। अद्विका एकदम रौबीले अंदाज में सोफे पर बैठ गई और फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं आपके पांडे परिवार के लिए एक संदेश लेकर यहाँ आई हूँ। आप लोगों ने शहर के अंदर जो गैंग्स बनाकर गुनाह को पनपने दिया है वो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, वरना आपके परिवार का भी वही हश्र होगा जो रफ़ीक लाला के परिवार का हुआ है। पर अद्विका के बात पर डरने की बजाय अनूप का छोटा भाई हंसते हुए बोला, मैडम लगता है आप इस शहर में नहीं आई है, वरना आप हमारे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हम पांडे हैं पांडे, हम किसी से नहीं डरते, पर हम खुद लोगों को डराते हैं। और रही बात रफ़ीक के परिवार की तो एक बात साफ कर दूं कि हम उनके तरह कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे। हम यहाँ लाशें बिछा देंगे।
ये सुनकर अद्विका ने अपनी गर्दन नामे हिला दी और बोली, मैंने तो नियम के अनुसार तुम्हें दुर्घटना से पहले आगाह करने आई थी, पर लगता है कि आपको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर अद्विका उठकर जाने लगी, पर तभी अनूप ने अपने आदमियों से इशारा किया और उसके आदमियों ने अपनी बंदूक अद्विका के ऊपर तान दी। अब आप कहाँ चले मैडम जी, इस हवेली में खूबसूरत लड़कियां अपनी मर्जी से आती है मगर जाती सिर्फ हमारी मर्जी से है। इतना कहकर अनूप पांडे हंसने लगा। अद्विका ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पीट लिया और हंसते हुए बोली, तो ये बात है। फिर तो अब वो जब अंदर आएंगे तो ज़रा मैं भी देखूं कि तुम में से मुझे यहाँ कौन रोक सकता है। अद्विका ने दरवाजे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, ओजी ज़रा सुनते हो, ये लोग आपके दिए हुए पहले मौके को ठुकरा रहे हैं। आप अंदर आ जाए। उसके इतना कहते ही उस हवेली का गेट टुकड़ों में टूट गया और 2 आदमियों की लाशें गेट से सीधा उस हवेली के अंदर आकर गिर गई। अगले ही पल शौर्य अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए अंदर आ गया। उसकी चाल में एक रौब था और आंखों में अंगारे। शौर्य को देखकर सभी आदमियों तुरंत अपनी बंदूकें लोड की और उसके ऊपर गोलियां बरसाने शुरू की, मगर शौर्य ने उन गोलियों की कोई चिंता नहीं की और उसने आराम से अपनी बंदूक निकाली और दोनों हाथों में पकड़कर से दनादन निशाना लगाकर चलानी शुरू कर दी। कुछ ही पल में बाहर मौजूद लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि शौर्य के ऊपर चलाई सारी गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही थी। सारी गोलियां इधर उधर टकराकर उड़ रही थी। अब इन मासूम गुंडों को कौन समझाए कि उनके सामने खड़े आदमी को टैंक भी नहीं उड़ा सकता तो उनकी गोलियां क्या चीज़ है। जब वो लोग डरकर यहाँ वहाँ भागने लगे तो शौर्य ने अपनी एक और बंदूक निकाली और एक समय पर 2 अलग अलग निशाने लगाकर शौर्य ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। शौर्य इतनी तेजी से गोलियां बरसा रहा था कि उन गुंडों पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी गोलियां बंदूक से निकल भी रही थी या अटक कर रह गई है। चारों तरफ खौफ का माहौल फैल गया था। शौर्य किसी मौत के देवता की तरह उन्हें अपने निशाने पर ले रहा था। जब बाहर के सारे आदमी खत्म हो गए तो शौर्य आराम से चलते हुए घर के अंदर आ गया। जब अनूप पांडे ने शौर्य को इस तरह बेखौफ अंदर आते हुए देखा, उसका गला सूख गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके घर के बाहर कितने लोग थे और उनके पास कैसे हथियार थे। पर उन सब के बीच से शौर्य अब उसके सामने आकर खड़ा था। इससे डरावनी बात कोई और हो ही नहीं सकती। अनूप का बड़ा बेटा जो शौर्य की उम्र का था अचानक उठ गया और अपनी बंदूक को अद्विका के माथे पर तान कर बोला, अबे ओ तू जो कोई भी है वहीं रुक जा वरना इस लड़की की पूरी खोपड़ी खोल दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बड़ा जोक मारा हो। शौर्य ने फिर उसे कुछ सोचकर सही करते हुए कहा, भाई आपको अगर मालूम नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़की नहीं मेरी अर्धांगिनी है। थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ उसे ट्रीट करो, क्योंकि उसका गुस्सा तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता। शौर्य ने इतना कहा ही था उस लड़के की दर्दनाक चीख निकल गई। उसका बंदूक पकड़ा हुआ हाथ टूटकर नीचे गिरा हुआ था। शौर्य के भी भाव एकदम से ऐसे हो गए मानो उसे लड़के पर बहुत ज्यादा दया आ रही हो। अनूप जो अभी भी शौक होकर ये सारा नज़ारा देख रहा था, उसका मुंह अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसे क्या बोले यही समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे का कटा हुआ हाथ देखकर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ सुई सुई की आवाज़ निकलने लगी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी अचानक उसके कानों पर शौर्य की आवाज़ पड़ी, पांडे जी अब कृपा करके आप अपने पूरे परिवार को यहाँ बुलाए। हम थोड़ा उनसे बात करना चाहेंगे ताकि हम ये तय कर सकेंगे कि सिर्फ आपको मारा जाए या आपके पूरे खानदान को ख़त्म किया जाए। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हारे परिवार के बहन बेटियों और छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहता। शौर्य की ये बात अनूप के लिए किसी आदेश से कम नहीं थी। उसने अपने छोटे बेटे को देखा और सिर्फ मुंह से इशारा किया। अनूप का इशारा मिलते ही अनूप का छोटा बेटा तुरंत घर के अंदर चला गया और परिवार के सभी बच्चों और औरतों को बाहर लेकर आ गया। शौर्य ने देखा कि व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी भी बाहर आ गया था। जब सब लोग शौर्य के सामने आ गए तो शौर्य ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शौर्य है पर लोग मुझे शूरभैरव के नाम से जानते हैं। मैं आज आप सभी के सामने इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे महाकाल ने कहा है, आपके परिवार की वजह से इस शहर में कई मासूमों की जानें गई है और कई घर तबाह हो चुके हैं। आपके परिवार के सपोर्ट की वजह से कई लड़कियों की दिन दहाड़े आबरू नीलाम हो चुकी है। ये सब कुछ आपके परिवार के इस गुंडई के वजह से हुआ है। तभी अनूप का छोटा बेटा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? भूलो मत कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो तुम हम पर यह आरोप कैसे लगा सकते हो? अचानक एक गोली चली और अनूप का बेटा अगले ही पल जमीन पर मरा पड़ा। एक शांत मगर रौबीली आवाज आई, जब मेरे पति बात कर रहे हो तो उनसे उल्टी बात बिल्कुल नहीं करना। मेरे पति कानून और सबूत मांगने के लिए कोई पुलिस वाले नहीं है, वो आर्मी वाले हैं। वो पहले ठोकते हैं फिर सबूत निकालते हैं। अचानक घर की सारी औरतें अपने सामने छोटे बेटे को मरते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगे। पर एक बार और गोली चली और सारी औरतों का रोना धोना बंद हो गया।
तभी शौर्य ने आगे कहा, तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आपके घर का छोटा बेटा कैसे ज़्यादा बोलने पर मारा गया, इसी तरह से आपके परिवार ने कई लोगों को बेवजह मारा है। कई लड़कियों की जिंदा बर्बाद की है और किसी ने इनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इन्होंने रातों रात उन्हें गायब कर दिया है। अब आप ही बताइए कि इन्होंने जो किया वो क्या सही था। शौर्य की ये दलील सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला। तुम जो कह रहे हो ये बात एकदम सही है, पर एक बात याद रखो, जिसके पास ताकत होती है वही राज करता है। हमारा परिवार यहाँ राज करता है तो मेरे परिवार को यहाँ के लोगों के साथ जो मन में आए वो करने का अधिकार है, क्योंकि हम उनके मालिक हैं मालिक। ये सुनते ही शौर्य ने बिना कुछ ज़्यादा बात कहे सीधा पहले उस बुढ़े को मार दिया। उसके बाद उसने बिना रुके घर के सभी जैंट सदस्यों को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ वहाँ रोती हुई औरतें और उनके छोटे बच्चे बचे थे। शौर्य ने देखा था कि इस घर के बच्चों ने अभी तक ये जुर्म की दुनिया देखी नहीं थी। शौर्य ने उसके बाद उनके दिमाग के अंदर कुछ फेरबदल कर दिए और वहाँ से अद्विका के साथ निकल गया। पुलिस जो रफ़ीक लाला के घर पर जांच करने पहुंची थी, इलुंज अनूप के घर की खबर मिली। पुलिस वाले भी अचानक डर गए थे। पूरे शहर में उन्होंने अपने सारे आदमियों को तैनात कर दिया। कुछ ही देर में अनूप पांडे के घर के सामने पुलिस और मीडिया पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ फैली लाशों को देख और अपना सिर पकड़ लिया। यहाँ मरा हुआ हर एक गुंडा शहर का नामचीन गुंडा था, पर ये लोग एक ही रात में इस तरह से मारे जाएंगे इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसी रात बाहर ये खबर फैल गई कि रफ़ीक परिवार और पांडे परिवार के बीच देर रात को झड़प हो गई और सभी लोग मारे गए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद अनूप के जीवित बचे घरवालों ने दिया था। इधर शौर्य और अद्विका शहर के अंदर से पापियों को मिटाकर महाकाल के दर्शन करने वापस पहुंच गए थे। शौर्य खुद मंदिर के अंदर गया तो भस्म महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थे। शौर्य ने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे महाकाल, आपकी नगरी आज से इन पापियों से मुक्त हो चुकी है। इस सेवक को अपने ये मौका दिया उसके लिए आपका आभार। जब शौर्य ने ये कहा तो महाकाल का एक आध्यात्मिक अंश शौर्य के शरीर में एक छोटी रोशनी से चला आया। शौर्य को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी चेतना में एक रुद्राक्ष प्रकट हो गया था। ये महाकाल का रुद्राक्ष उसे प्राप्त हो गया था। इसे ही महाकाल का अंश भी कहते हैं। शौर्य अपने पूर्ण भैरव होने के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। उसकी साधना और शक्ति में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी। अद्विका ने भी महाकाल को प्रणाम किया, उसके बाद अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर वहां से बाहर निकल आए। पूरी रात शौर्य और अद्विका वहीं बाहर घूमते रहे, पर दोनों भी एक बार भी पुलिस वालों के नज़रों में नहीं आए। पर कोई था जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसे ये अच्छे से मालूम था कि ये सब शौर्य ने ही किया है। ये था उसका अपना भाई विराज अग्निहोत्री। उज्जैन की खबर नेशनल न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी, जिस वजह से विराज तक ये खबर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। विराज ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोला, ये कैसा अज्ञातवास कर रहा है। जब से बाहर गया है हर एक कांड इतने बड़े होते हैं कि तुरंत सभी को पता चल जाता है कि इसके पीछे यही है। ये शौर्य शांति से कुछ करता भी है। दूसरे दिन सुबह शौर्य और अद्विका ऋतुराज को लेने के लिए भोर के समय आश्रम के सामने पहुंच गए। शौर्य ने देखा कि यहाँ कई जवान लड़के सुबह उठकर योगासन कर रहे थे। कुछ मास्टर्स उन्हें सही से ट्रेनिंग दे रहे थे, वहीं कुछ लड़के खुद की ड्रग्स की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तड़प उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य इन ड्रग्स की वजह से बीमार लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया। तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ी। दोनों ऐसे दिख रहे थे मानो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। उनके मुंह से लार टपक रही थी और उन्हें चलने फिरने की कोई सुध नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी भी ड्रग्स के नशे में हो। अब क्या करने वाला है शौर्य ये सब देखकर? ऋतुराज शौर्य के साथ आ पाएगा? क्या शौर्य के पास कोई दवा है जो इन बच्चों को बचा पाएगी? क्या होने वाला है आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 275 नशेड़ियों का इलाज। पूरे उज्जैन के अंदर अनूप पांडे और रफ़ीक लाला की जो दहशत थी उसकी लंका लगाने के बाद हमारे कर्ता धर्ता शौर्य और अद्विका पहुंच गए हैं आश्रम पर, जहां नशेड़ी का इलाज किया जा रहा था। जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसने अपने सामने कई लड़कों और लड़कियों को नशे की आदत से लड़ते हुए देखा। उनमें से हर कोई लगभग ठीक हो चुका था, पर जब शौर्य नज़र दो लड़कों पर पड़ी जिनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, उन दोनों को देखकर शौर्य के दिल में भी एक दर्द उठा, क्योंकि उन दोनों में से एक लड़का ऋतुराज था तो दूसरा उसकी उम्र का एक और लड़का था। उस लड़के की हालत भी बिल्कुल ऋतुराज की तरह थी। उन दोनों को एक कोने में बिठाया गया था और एक ट्रेनर उन्हें बार बार कुछ कह रहा था और उन्हें उसकी बातों को फॉलो करने के लिए कह रहा था, पर वो दोनों भी किसी भी तरह की हलचल नहीं कर पा रहे थे। तभी शौर्य के पीछे से एक आवाज़ आई, हेलो मिस्टर शौर्य, मैं इस आश्रम का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम सोमनाथ है। मैं आपका हमारे इस नशामुक्ति केंद्र में स्वागत करता हूँ। मुझे मेहता जी ने कल रात को ही बताया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए इतनी दूर आते हुए देखा है।
सोमनाथ के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके चेहरे से शांति का आभास हो रहा था। जब शौर्य ने ध्यान से उसके शरीर को देखा तो पाया कि सोमनाथ एक अनाहत चक्र का योगी था। वो साधक नहीं था। योगी अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत करके मोक्ष का मार्ग स्वीकार करते हैं, वहीं साधक अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के साथ साथ युद्ध से मोक्ष का मार्ग ढूंढने निकल पड़ते हैं। शौर्य और अद्विका ने अपने हाथ जोड़कर कमर में झुककर सोमनाथ को वंदन किया और अपनी आभा को थोड़ा सा लीक किया। सोमनाथ को जैसे ही दोनों की आभा महसूस हो गई, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसके चेहरे से हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने ये पहचान लिया और कहा, साधक शौर्य का योगी सोमनाथ को प्रणाम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अनाहत चक्र तक का योग प्राप्त कर लिया है। अगर आप जैसे योगी इस आश्रम को चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का नशा पूरी तरह छूटने में ज़्यादा समय लगता होगा। शौर्य की बात सुनकर सोमनाथ समझ गया कि शौर्य एक साधक है। सोमनाथ के भाव भी सामान्य हो गए और वो आगे बोला, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, पर इन नशीली चीज़ों का असर कम करना जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मैंने फिर भी अपनी यौगिक शक्तियों से इस कम करने की कोशिश की है, पर फिर भी इसमें जो परिणाम मिलता है वो बहुत देरी से मिलता है। शौर्य को सोमनाथ का ये वर्तन पसंद आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, परिणाम चाहे कितने भी विलंब के बाद मिले पर वो दूरगामी होते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और मुझे आपकी इसी बात ने प्रसन्न कर दिया है। वैसे क्या मैं अपने स्टूडेंट ऋतुराज से मिल सकता हूँ? सोमनाथ ने इस बात पर हाँ में अपना सिर हिलाया और उन्हें ऋतुराज के पास लेकर गए। ऋतुराज और उसके बगल में बैठा लड़का अपनी आंखें सामने की ओर करके अपने हाथ आगे रखकर घर रहे थे। बगल में खड़ा आदमी उन्हें चिल्ला चिल्लाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहा था, पर उन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहे थे। जब शौर्य उन दोनों के पास पहुंचा तो उसने ध्यान से उन दोनों के शरीर की जांच की तो उसे पता चला कि उन दोनों के शरीर में ये ड्रग्स खून में घुल चुका है और उस ड्रग्स ने उन दोनों के लाल रक्तपेशिकाओं को जकड़ लिया है। शौर्य ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गया। ऐसे ड्रग्स को शरीर से बाहर निकालना आसान नहीं होता। शौर्य को मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रग्स इनके शरीर में ही इस तरह क्यों हरकत कर रही है। तभी सोमनाथ ने शौर्य के भाव पढ़ लिए और बोला, लगता है कि आपने भी उनकी स्थिति को समझ लिया है। ये ड्रग एक कॉम्बिनेशन ड्रग है और ये पूर्ण उम्र के इंसान के शरीर से कुछ क्रियाओं के बाद निकल जाता है, पर इनकी उम्र के बच्चों के शरीर से इसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये ड्रग उनके चेता संस्था पर सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से इतनी छोटी उम्र के बच्चों का दिमाग लगभग इस ड्रग द्वारा ब्लॉक किया जाता है, जिस वजह से इन्हें सब कुछ सुनने देता है और समझ में आता है, पर यह ड्रग उन्हें इस पर प्रतिक्रिया देने से रोक देता है। शौर्य ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि अगर बच्चे ये क्रियाएं करने के लिए अगर अपना शरीर नहीं हिला पाए तो ये लोग ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तभी सोमनाथ ने आगे कहा, ऐसे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट्स यार मान लेते हैं और हमेशा के लिए ब्रेन डेड हो जाते हैं। सिर्फ 1000 में से एक केस ऐसी होती है जहां रोगी अपनी इच्छा शक्ति से खुद को सुधार लेता है। ये सुनकर शौर्य का दिमाग हिल गया। तभी सिस्टम उसके कान में बोली, होस्ट इन्हें बचाने का एक उपाय है, अगर किसी तरह अपना दैवी खून इनके मुंह में डाल देते हो तो आप अपने खून को किसी चुंबक की तरह उपयोग करके उस ड्रग को उनके शरीर से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर अचानक शौर्य को ऐसा लगा कि उसे कोई नया मार्ग मिला हो। उसने तुरंत उठकर सोमनाथ से कहा, योगी जी, अगर मैं कहूँ कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ तो क्या आप मुझे ऐसा करने की परमिशन देंगे? इस पर सोमनाथ थोड़ी सोच में पड़ गए, पर उन्होंने फिर शौर्य को ऐसा करने की परमिशन दे दी। शौर्य को परमिशन मिलते ही उसने ऋतुराज और उस दूसरे लड़के को एक टेबल के ऊपर सीधा लिटा दिया और फिर उसने उनकी सांस को अपनी शक्तियों से सामान्य कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ को चुपके से एक कट लगा दिया और 2 बूंदों को बाहर निकाला। उसके बाद शौर्य ने बिजली की रफ्तार से अपने खून को उनके मुंह के अंदर डाल दिया। देखने वालों को लगा कि शौर्य ने कोई सुनहरी दवा उनके मुंह में डाली है। शौर्य ने अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और महामृत्युंजय मंत्र को दोहराते हुए खुद को इलाज के लिए रेडी कर लिया। उसके बाद शौर्य ने अपनी उंगलियों को उन दोनों के सिर के ऊपर रख दिया और अपने खून के उस बूंद को नियंत्रित करना शुरू किया। शौर्य ने उन दोनों के गले से सीधा उनके स्टेडियो से होकर उनके लीवर, फेफड़े और अंत में हृदय से होकर सभी नसों और धमनियों में फैले ड्रग को अपने खून से सोखना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य के खून की बूंद उस अंग से गुजर रही थी, उन बच्चों का वह अंग अपने आप सामान्य होकर ठीक से काम करना शुरू कर चुका था। जब संपूर्ण शरीर का काम हो गया तो शौर्य ने अपनी खून की बूंद को उन दोनों के चेता रज्जु की ओर लाया। अगले ही पल शौर्य ने अपने अंतर्मन से साफ साफ देखा कि उनके न्यूरॉन के प्रवाह के बीच इस ड्रग ने उस मार्ग को ब्लॉक कर दिया था। शौर्य ने बिजली की रफ्तार से वहां जमा हुए ड्रग के धब्बों को सोख लिया। ऐसा होते ही ऋतुराज और उस दूसरे लड़के की चेतना मुक्त हो गई। उन्होंने अपनी आंखों को झपकाया, फिर अपने एक एक अंग को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन दोनों को पूरी तरह से होश आ गया। शौर्य ने अगले ही पल अपने खून की बूंदों को तुरंत उनके शरीर से बाहर एक उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया। शौर्य के ऐसा करते ही दोनों बच्चों ने अचानक बैठकर सामने की ओर उल्टी कर दी। उनकी उल्टी से इतनी खतरनाक गंध आ रही थी कि उसके गंध से ही कोई भी बेहोश हो जाएगा।
शौर्य ने अपनी शक्तियों से उस उल्टी के अंदर से अपने खून को अलग कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। इससे उसके खून के अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तभी सोमनाथ आगे आते हुए उसने दोनों बच्चों को ठीक से जांचा और हैरानी से उसने शौर्य की तरफ देखा। पर शौर्य एकदम शांति से सोमनाथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोमनाथ ने शौर्य के आगे हाथ जोड़ लिए। तभी उनके जुड़े हुए हाथों को शौर्य ने रोक लिया और बोला, योगी जी, आपको हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो मैं आपको एक दवा दे सकता हूँ, पर याद रखिए कि ये दवा सिर्फ आपके हाथ में ही रहेगी। इसे किसी और को ना ही आप दिखा सकते हैं और किसी को बता सकते हैं। ये सुनकर सोमनाथ की नक्शे चमक गई। तभी शौर्य ने अपनी जेब में हाथ डालकर 6 नींबू के तरह दिखने वाले फल निकाले और सोमनाथ के हाथ में दे दिए। सोमनाथ ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें प्रसाद की तरह ले लिया। शौर्य ने सोमनाथ का कंधा थपथपाया और वापस ऋतुराज की तरफ मुड़ गया। ऋतुराज, जो अब तक एकदम नॉर्मल हो चुका था, अपना सिर झुकाकर वहां खड़ा था। शौर्य ने ऋतुराज के सामने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो ऋतुराज मेहता, हम हैं आपके क्लास टीचर और इतिहास के शिक्षक। हम आपको आज वापस लेने के लिए यहाँ आए थे क्योंकि मैंने आर्य और बाकी बच्चों को वचन दिया था कि मैं आपको जरूर वापस लेकर आऊँगा। तो अब आप एकदम ठीक हो चुके हैं तो मेरे साथ चलिए। ऋतुराज ने अपना सिर धीरे से उठा लिया और बोला, सर आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं उस क्लब के अंदर ड्रग्स ले रहा था तो मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, पर अब मुझे खुद पर ही घिन आ रही है जो मैंने ऐसी हरकत कर दी। सर, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डैड आप पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। अब हमारे साथ चलिए। इतना कहकर शौर्य ने ऋतुराज को आश्रम से बाहर लाया। सोमनाथ भी उनके पीछे चोदने के लिए बाहर आ गए थे। शौर्य ने सोमनाथ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, योगी जी, अगर भविष्य में आपको मेरी ज़रूरत हो तो इस पुण्य के काम के लिए आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। हम तुरंत यहाँ आपकी सेवा में आ जाएंगे। उसके बाद शौर्य ने गीतांजल फॉर्मा का कार्ड और अपना नंबर सोमनाथ के हाथ में दे दिया और मुंह पर उंगली रखकर इसे सीक्रेट रखने के लिए कहकर निकल गया। सोमनाथ ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और इंटरनेट पर गीतांजलि कॉरपोरेशन के बारे में सर्च किया और उसे दिखाई उसके पूर्व मालिक शौर्य की फ़ोटो, जिसे देखकर सोमनाथ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने जो लड़का था वो पूरी दुनिया को हिलाने वाला शौर्य अग्निहोत्री था, जो कुछ दिनों से गायब हो गया था। सोमनाथ ने वो कार्ड और नंबर अपने पॉकेट में रख लिया और अंदर जाने लगा। वो कुछ कदम ही गया था कि उसके कानों पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ पड़ी। कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर आश्रम के बड़े मैदान में उतर गया। उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत बाहर निकली। उनके पीछे 2 आदमी भी निकले, उनमें से एक बूढ़ा था तो दूसरा मध्यम आयु का था। सोमनाथ की जब उन पर नजर पड़ी तो उसने बड़े ही शालीनता से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। आइए मिस्टर राजशेखर, आपका हमारे इस आश्रम में स्वागत है। ये था राजशेखर परिवार, चेन्नई का सबसे ताकतवर परिवार। उनके खानदान का इकलौता वारिस यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था, और ये वारिस कोई और नहीं, ये वही लड़का था जिसे शौर्य ने ऋतुराज का इलाज करते वक्त ठीक कर दिया था। सोमनाथ को देखकर उस बूढ़े आदमी ने उसके हाथों को जकड़ लिया और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, कहाँ है मेरा पोता, हमको उसे देखना। राजशेखर ने टूटी फूटी हिंदी में सोमनाथ से ये बात कही थी जिसे सोमनाथ बिना परेशानी के समझ गया और उन्हें उस लड़के के कमरे की तरफ ले गया। कुछ ही देर में वो चारों लोग उस लड़के के सामने थे और उस लड़के को उसकी अम्मा ने गले लगा लिया था और वो रोते जा रही थी। वह लड़का भी बार बार तमिल भाषा में उन सभी से माफ़ी मांग रहा था। एक एक करके सभी ने उस लड़के को गले से लगाया, फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आ गए। उस लड़के की माँ ने तुरंत झुककर सोमनाथ के पैर पकड़े और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पर तभी सोमनाथ ने अपना हाथ ना में हिलाया। फिर उसने उनसे कहा, आप गलत समझ रही है माताश्री, मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया। आपके बेटे को ठीक करने वाले तो अभी अभी आश्रम से चले गए हैं। वो यहाँ उनके स्टूडेंट को लेने के लिए आए थे, पर उनके स्टूडेंट और आपके बेटे की हालत एक जैसी थी तो उन्होंने एक ही समय पर दोनों का इलाज कर दिया और इन्हें ठीक कर दिया। ये तो आपके बेटे की खुशनसीबी थी कि उनकी नज़र आपके बेटे पर पड़ी और उसका इलाज उन्होंने कर दिया। ये सुनकर मिस्टर राजशेखर ने तुरंत पूछा, कौन है वो? हमारा राजशेखर खानदान उनका शुक्रिया अदा जरूर करेगा। ये सुनकर सोमनाथ ने मन ही मन सोचा, तुम क्या कुबेर को धन का चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो? फिर सोमनाथ ने अपने भावों को शांत किया और बोला, जी उनका नाम शौर्य है और वो मुंबई के पास ही एक शहर में टीचर है। पर मैं आपको बता दूं कि उन्हें ऐसा धन्यवाद वगैरह पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि उन्होंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है, तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, यही बेहतर होगा। तभी अनिल राजशेखर, जो उस बूढ़े आदमी का बेटा था, अकड़ के साथ बोला, हम राजशेखर है, हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। वो सिर्फ एक मामूली टीचर है, उससे तो खुश होना चाहिए कि हम उससे मिलने आ रहे हैं।
अनिल की बात सुनकर सोमनाथ ने एक कटाक्ष उसकी ओर देखा और फिर बूढ़े राजशेखर को देखकर कहा, आप थोड़े समझदार हैं तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप राजशेखर है सिर्फ एक चेन्नई के बड़े परिवार पर जिसे आप मामूली टीचर समझ रहे हो उसने आपके जैसे कई परिवारों को मोक्ष दिला दिया है। तो अपने राजशेखर होने की अकड़ अपने पास रखे। ये उज्जैन है और यहाँ आए दिन आपके परिवार जैसे कई परिवार बनते हैं और रातों रात उजड़ जाते हैं। और हाँ, शौर्य से मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं पर उतने ही खतरनाक भी। सोमनाथ की इस बात को उन्होंने मान लिया और शौर्य से मिलने की जिद को दिमाग से निकाल दिया। इधर शौर्य अद्विका और ऋतुराज आश्रम से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पहुंच गए थे। अभी अभी सूर्योदय हो चुका था और अभी सड़कों पर लोगों की आवाजाही एकदम कम थी। शौर्य ने ऋतुराज की तरफ देखा और बोला, ऋतुराज मैं तुम्हारा टीचर हूं तो तुम्हारी जिम्मेदार बनती है कि तुम मेरी हर बात मानो। ये सुनकर ऋतुराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी शौर्य ने एक बड़े पेड़ के तने की ओर देखा और उसके सामने खड़े होकर उसने अपना हाथ उस तने पर घुमा दिया। अगले ही पल तने के सामने एक स्पेस की दरार खुल गई। पर तभी शौर्य की आवाज ऋतुराज के कानों पर पड़ी। ऋतुराज, ये हमारा टॉप सीक्रेट है, इसे तुम किसी को भी नहीं बताओगे। साथ ही स्कूल के अंदर किसी को भी मालूम नहीं कि अद्विका मैडम मेरी वाइफ है तो तुम ये सीक्रेट मेरी आज्ञा समझकर अपने पास ही रखोगे। ऋतुराज जिसने ऐसा चमत्कार देखा था वह डर गया था। उसने डर से अपना सिर हाँ में हिलाया और शौर्य के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वो तीनों उस दरार के अंदर चले गए और सड़क पर गायब हो गए। क्या ऋतुराज शौर्य का राज अपने पेट में छिपा पाएगा? क्या होगा स्कूल के बच्चों का रिएक्शन? क्या राजशेखर शौर्य का पीछा सच में छोड़ देंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।